हेलो दोस्तों। आज की कहानी है हरियाणा के यमुनानगर की। एक लड़की है, अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करवा दूँ। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। तुम अपनी सहेली के परिवार वालों से कहो कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है और देखने के बाद उसे कोई ना ही नहीं कर पाता। यानी कि जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी, वो देखते ही उसे हाँ कर देता है। साथ ही माँ भी हाँ कर देती है। धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो लड़की घर में आती है, खुशी से सबके चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। अब वो इंतज़ार कर रही थी अपने दूल्हे का, ताकि आगे की जो सिलसिला है वो शुरू हो। लेकिन यहाँ अब दूल्हे की बहन पहुँच जाती है। कहती है कि आज रात वो मेरे साथ ही रहेगी। अब जैसे ही ये बात होती है, तभी दोनों में नानुकुर होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तभी जब दूल्हे की कमरे में एंट्री होती है, वो अपनी पत्नी और बहन को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसका उसे बहुत ऐतराज होता है। लेकिन पहली रात थी, इसलिए वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। वक्त आगे बढ़ता जाता है और जब जब ये लड़का यानी दूल्हा घर से बाहर होता था, तब तब उसकी बहन दुल्हन के साथ होती थी। यानी कि ये एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे दिया गया था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बाद में पता चलता है कि लड़की ने जो शादी कराई है, इसके मतलब पहले से ही इनकी प्लानिंग थी। रिश्ता तो यहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी कत्ल की शुरू होती है। एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं और कई जिंदगी पूरी तरह बर्बाद की ओर चली जाती हैं। जब इस घटनाक्रम का लोगों के सामने खुलासा होता है, सोशल मीडिया पर ये खबर आती है, अखबारों में ये खबर आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी भी इंसान के गिरने की क्या इतनी भी हद हो सकती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ मारिया चौधरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर की और इसी का ही एक थाना लगता है, थाना शहरी यमुनानगर। इसी की कॉलोनी है आज़ाद नगर कॉलोनी, गली नंबर 2। बात कर रही हूँ 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। 27 साल की एक लड़की होती है, जिसका नाम काजल होता है। काजल अभी बाहर से बाजार से घूम कर आई थी और जैसे ही उसने घंटी बजाई, तो कई बार वो घंटी बजाती रहती है, तब तुरंत ही दरवाजे और मुख्य द्वार होता है, उस पर जो हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो आवाज़ लगाती है, मम्मी मम्मी भैया। और जब वो अंदर जाती है ड्राइंग रूम की तरफ, तो देखती है इसका भाई खून से लथपथ पड़ा है। इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो काजल ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। 27 साल की वो लड़की परेशान थी, आखिरकार घर में क्या हुआ है। तुरंत ही वो अंदर जाती है, जाकर देखती है कि बेडरूम के अंदर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी और माँ भी खून से लथपथ थी। उसको भी इसी किसी भारी चीज से मारा गया था। तमाम घर का जो सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। अब उस लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाजें आस पड़ोस में दूर तक जा रही थी। लोग भाग कर आते हैं कि आखिर क्या हुआ है, इस घर से चीखने की आवाजें क्यों आ रही हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुरंत ही उस लड़की ने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि मेरे भैया और मेरी माँ का कत्ल हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। लड़की रो रो कर कह रही थी, परेशान हो रही थी। इसी बीच में जब 112 नंबर पर कॉल की जाती है, तो कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है। इलाके के डीएसपी यानी कि अभिलाष जोशी, एसएचओ जगदीश चंद्र और सीआईए की टीम पहुंचती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पूरा घर का जो सामान था इधर उधर फैला हुआ था। अब घर में इकलौती मात्र लड़की ही थी।
जिसका नाम काजल है, वो ही जिंदा थी। अब तक जो घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं और इस लड़की के पिता होते हैं, साल 2007 में उनकी मौत हो चुकी थी। ये लोग पहले सावन कुमारी का इलाका था, वहाँ रहते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही इन्होंने आज़ाद नगर में एक मकान खरीदा था और मकान खरीदने के बाद ये वहाँ पर रह रहे थे। अब परिवार में कौन-कौन लोग हैं, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही थी। साथ ही ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया। पुलिस वालों ने जब घर के एक-एक सामान को देखना शुरू किया, तो पता चलता है कि घर से लगभग 14 लाख रुपए के ज़ेवरात थे, वो लूटे जा चुके हैं। साथ ही सामान को यहाँ से इधर-उधर कर दिया गया है। आखिरकार पुलिस अब हत्यारों की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जब देखा कि घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा हुआ था। ऐसा लगा जैसे कि इसको जानबूझकर बंद किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। यही नहीं, जो आसपास के घरों में जितने भी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 72 घंटों का समय बीत जाता है और 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। तो अब जो रिश्तेदार और पड़ोसी थे, वो सभी जानना चाहते थे कि कातिल कौन है, किसने माँ और बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या की है। तभी सीसीटीवी में एक बंदा चेहरे पर नकाब लगाए हुए घर की तरफ आता दिखाई देता है। ये फुटेज 24 जून की लगभग सुबह 10 बजे के आसपास के थी। इसके बाद 2-3 घंटे बाद घर के अंदर से वो लड़की काजल और नकाब पहने हुए वो व्यक्ति साथ-साथ बाहर निकलते हैं। अब पुलिस का क्राइम सस्पेक्ट वो लड़की ही थी, क्योंकि वो ही घर में अकेली बची थी। अब पुलिस काजल से पूछताछ करती है कि घटना वाले दिन तुम घर से बाहर कहाँ गई थी। उसने बताया कि मैं उस वक्त ब्यूटी पार्लर गई थी, अपने हेयर स्ट्रेट कराने थे। तभी मेरी माँ का फ़ोन आया था कि घर वापस आते वक्त 2 पैकेट जूस लेकर आना। पुलिस पूछती है कि तुम घर से किस वक्त निकली थी। वो बताती है कि मैं घर से 2 बजे के आसपास गई थी और 3:30 बजे के आसपास वापस लौट आई थी। तभी पुलिस को 4 बजे कॉल आती है। वो कॉल काजल ने ही की थी, हत्याओं की खबर देने के लिए। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल लड़की का बताया वक्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया वक्त मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त सुबह 10 साढ़े 10 के करीब आया था और सीसीटीवी फुटेज में भी ये लड़का घर से बाहर निकलता दिखाई दिया था। तो उससे पूछा जाता है कि ये लड़का जो फुटेज में है वह कौन है। तो वो पुलिस को 24 घंटों में बहुत सी अलग-अलग कहानियां सुनाती है। लेकिन अब पुलिस भी इस पर ज़्यादा दबाव नहीं बना सकती थी, क्योंकि अभी ही उसने अपनी माँ और भाई को खोया था। लेकिन पुलिस के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की, तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उसकी जो सहेली थी, यानी काजल की भाभी, ये दोनों आपस में पुरानी फ्रेंड्स थीं। इन दोनों के आपस में समलैंगिक रिश्ते थे। इस रिश्ते को आगे तक चलाने के लिए काजल ने अपने भाई से अपनी सहेली की शादी करवा दी थी, जो कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में इसके माँ और भाई दोनों को पता चल जाता है। इसलिए घर में कलेश रहना शुरू होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट कहती है यह सब बातों का जब घर में पता चलता है तो कलेश रहता है। वो समलैंगिक संबंध बनाते थे। इसके बारे में इसकी माँ और भाई दोनों ही जानते थे और उन्हें इस बात पर ऐतराज़ था। और जब रोज़-रोज़ घर में कलेश बढ़ने लगा, तो इसका अंत ऐसे होता है कि इसकी जो सहेली थी यह घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। अब ये जो भाभी थी काजल की सहेली, वो अपने मायके में ही रहने लगती है, वो ससुराल वापस नहीं आई। वो रोज़-रोज़ के कलेश से तंग आ जाती है और आखिर ये रिश्ता टूट जाता है। वो उसके भाई से डिवोर्स ले लेती है। तभी उसको डिवोर्स देने के बाद ये लोग वो मोहल्ला छोड़ देते हैं और यहाँ आज़ाद नगर में गली नंबर 2 में आकर रहने लगते हैं। यहाँ आकर काजल के भाई राहुल ने दूसरी शादी की।
अब जब दूसरी शादी कर ली, भाभी घर में आई, तो काजल ने कुछ समय बाद ही उससे भी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, उसके साथ भी रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। अब घर में धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में, दोनों के समलैंगिक रिश्ते के बारे में घर में माँ और भाई को पता चल जाता है कि काजल अपनी दूसरी भाभी पर भी डोरे डालने लगी है। इसके साथ साथ वो नज़दीकियां भी बना लेती है। अब जब दोनों वैसे ही फिर से ऐतराज़ होता है और फिर से घर में कलेश शुरू कर दिया जाता है। अब जब रोज़ रोज़ घर में कलेश होता था, तो ये दूसरी बीवी भी छोड़कर चली गई थी अपने मायके। अब ये लड़की काजल अपने माँ और भाई से इस कदर नफरत करने लगती है कि नफरत हद से बढ़ जाती है। दरअसल ये काजल है, इसका जन्म 1997 को हुआ था। ये बचपन से ही लड़कों की तरह रहना शुरू कर देती है। लड़कों की तरह ही भेष बनाकर रहना, उनकी तरह बातचीत करना, सब ढंग इसके लड़कों की तरह थे और इसकी लड़कों से ही दोस्ती ज़्यादा होती थी। लेकिन अगर किसी भी लड़की से इसकी दोस्ती होती थी, तो वह उसके पास, उसके नज़दीक होकर अनैतिक रिश्ते में बंध जाती थी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वक्त आगे आगे बढ़ रहा था। माँ और भाई ऐसे रिश्तों पर ऐतराज़ करते थे, लेकिन काजल अपनी पर अड़ी रहती थी। हालांकि काजल ने घर से बाहर रहने के लिए, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक मोबाइल में काम करना शुरू कर दिया, ताकि ज़्यादातर वो घर से बाहर रह सके। उसने एक इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी भी बनाई, वो रील बनाकर डाला करती थी, लेकिन हर वीडियो में उसका लुक लड़के का ही होता था। कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की है। लेकिन अब भी घर में माँ और भाई काजल से नाराज़ रहते थे। अब काजल के दिमाग में आता है कि भाई और माँ को रास्ते से हटा दिया जाए और इस सब में किसी और को शामिल किया जाए। दरअसल कहानी में शामिल होते हैं उसके ननिहाल वाले, जो उसकी नानी होती है फूल कुमारी। फूल कुमारी ने अपनी बेटी मीना सैनी के नाम ज़मीन कर दी थी, जिसमें एक प्लॉट और एक मकान नाम में किया था, क्योंकि नानी के बेटों अपने बेटों से बनती नहीं थी और अपने बेटों को सबक सिखाने के लिए काजल की माँ के नाम वो ज़मीन कर देती है। इस बात से काजल के मामा और काजल के मामा के लड़कों को एतराज़ था। उनमें एक ईशांत और एक क्रिश होता है। लेकिन अब वो काजल के दिमाग में जो चलता है, वो ईशांत के पास जाती है। कहीं ढाबे पर उससे मिलती है और कहती है किसी का कत्ल करना है। वो पूछता है किसका कत्ल करना है। कहती है तुम्हारी बुआ और फुफेरे भाई का कत्ल करना है, यानी कि मेरी माँ और भाई का। अब वो कहता है कि बहुत अच्छा है और आसान भी, क्योंकि वो नफ़रत करता था जिस ज़मीन को लेकर, क्योंकि नानी ने जो थी इस सब की ज़मीन उनके माँ के नाम कर दी थी, इसलिए उनके जो मामा के बच्चे थे वो भी नफ़रत करते थे अपनी बुआ से। एक मामा तो टेंशन में, डिप्रेशन में पहुंच जाता है और हर वक्त नशे में रहता था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब इनके घर में कलेश रहना शुरू हो जाता है। जो मीना सहनी थी, उसका ज़मीन पर कुछ लालच भी ज़्यादा था। वो भी अपने भाइयों और भतीजों को उनका हक नहीं देना चाहती थी। उसे लगता था माँ ने मेरे नाम कर दी तो सब कुछ ठीक है। अब वहीं ईशांत कहता है मैं कत्ल नहीं कर सकता, ये काम क्रिश कर सकता है। चलो इस काम के लिए क्रिश को तैयार करना, तुम भी उससे बात करना और मैं भी उससे बात करता हूँ। क्रिश ईशांत का भाई था और अब वो भी कत्ल करने के लिए राजी हो जाता है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार काजल ने उस अपने भाई क्रिश को सुबह 10 बजे के आसपास 23 जून को अपने घर बुलाया था। काजल दरवाज़ा खोलती है और क्रिश घर के अंदर आता है। घर में बस उसकी बुआ थी और ऊपर उसका भाई सो रहा था। काजल की माँ किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी पीछे से क्रिश आता है और जोर से रोड सर में मारता है। बुआ दर्द से तड़पती हुई नीचे गिर जाती है। अब वो देख रही थी कि पास में उसका भतीजा और उसकी बेटी खड़ी है और काजल की माँ अभी मरी नहीं थी। वो हाथ जोड़कर अपने भतीजे और बेटी से माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तभी काजल और क्रिश दोनों उसका गला दबाते हैं और बुरी तरह से, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती तब तक वो दोनों काजल की अपनी माँ को मारने में लगी रहती है।
दोनों जब तक नहीं छोड़ते जब तक वो मर नहीं जाती। इसी बीच उसका भाई ऊपर से नीचे आता है। वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। तभी क्रिश उसके भी सर में रोड मारता है, लेकिन बहुत देर तक उनमें झगड़ा चलता है, हाथापाई होती है, लेकिन वो दोनों भी राहुल पर कब्जा पा लेते हैं और उसका भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अब चारों तरफ खून ही फैल चुका था। जब देखा कि हत्या हो चुकी है, ये दोनों मर चुके हैं, तो काजल क्रिश को बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद वो खुद भी चली जाती है। फिर बाहर मार्केट से आने का बहाना कर कर रोती है, चिल्लाती है और पुलिस को बुला लेती है और चारों तरफ घर का सामान बखेर देती है और 14 लाख के जो जेवरात चुराए थे वो स्कूटी की डिग्गी में रख देती है। क्रिश को भी लालच दिया गया था ज़मीन का और 50,000 रुपये का। इसी लालच में वो अपनी बुआ का भी कत्ल कर देता है और भाई का भी। अब जब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो 26 जून को ये दोनों पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस काजल से सब कुछ उगलवा चुकी थी और क्रिश भी पकड़ा जाता है। दोनों को फिर जेल भेज दिया जाता है। लोगों को जब ये बात पता चली तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि सगी बेटी ने अपने माँ और भाई को मरवाया था अपने मामा के लड़के से। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए। धन्यवाद।